घटना चक्र आई दृष्टि हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम नेशनल करंट अफेयर्स इससे पहले तक का डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद डिस्कस करेंगे। इतना बचा है अभी नेशनल करंट अफेयर्स में, उसके बाद हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम बता दें कि हमारे कई कोर्स चल रहे हैं, लाइक बीपीएससी के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन का कोर्स चल रहा है। उसमें आप देख सकते हो कि उसमें हम थोड़ा यूनिक तरीके से बता रहे हैं। उसके अलावा पीडीएफ आप अवेल कर सकते हो। एनसीईआरटी का कोर्स अभी आने वाला है, तो इन सब पे 50% ऑफ है। होली वीक में सिर्फ बीपीएससी वाले पे 25% ऑफ है। आप इस नंबर पे मैसेज करके कर सकते हो पता। विजन आईएएस का पीटी 365 भी हम अभी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में सबसे पहला करंट अफेयर्स है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में बता दें, ये शुरू कहाँ से होता है। गोंडा विलेज है चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, से लेके इटावा डिस्ट्रिक्ट में कुदरैल विलेज के पास है। ये लगभग 296 किलोमीटर का है और ये जोड़ता है किसको, इस पर्टिकुलर गोंडा विलेज को आगरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है ना, उससे जोड़ता है। इसकी टोटल लेंथ है 296 किलोमीटर और बनाया गया है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे है पूरे इंडिया में। पीएम मोदी जी ने इनागोरेट किया कहाँ पे, कैथेरी विलेज में, जो कि उरई तहसील में है। तो विलेज का नाम याद रख सकते हो थोड़ा बहुत, और डेडलाइन से पहले कंप्लीट किया, ये याद रखने की जरूरत नहीं। और इनिशियल कहाँ से है और ख़त्म कहाँ पे हुआ ये हमने देख लिया। कितने डिस्ट्रिक्ट से मूव करता है ये इंपॉर्टेंट है। 7 डिस्ट्रिक्ट से मूव करता है। 7 डिस्ट्रिक्ट, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम है स्वनिर्भर नारी स्कीम। नेक्स्ट है स्वनिर्भर नारी स्कीम। तो यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं निर्भरता की, कि ये लोग जो नारी है, कौन सी नारी की बात करते हैं, ऐसी नारी जो हैंडलूम सेक्टर में जो वीवर है उस पे डिपेंड है, तो उनको स्वनिर्भर बनाना है। स्वनिर्भर मतलब कि उनके बिजनेस को एक्सपेंड करना है। उनके बिजनेस एक्सपेंड होगा तो वो अपने सेल्फ डिपेंडेंट रहेगी ना। तो ये गवर्नमेंट ऑफ आसाम का स्कीम है। 2020 में पहला फेज स्टार्ट हुआ था, 2022 में सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ है, ताकि वो फाइनेंशियली बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाए, एम्पावर हो जाए। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, मध्य प्रदेश का एक जिला है बुरहानपुर। ये पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जो हर घर जल से सर्टिफाइड है। हर घर जल का मतलब क्या है, टैप वाटर, नल वाला पानी सब घर में पहुंचाना। तो जो बुरहानपुर है उसको हम दरवाज़ा बोलते हैं, दक्षिण का दरवाज़ा। और इसको ध्यान से रखना, जुलाई 2022 में सर्टिफाई किया गया। और सर्टिफाई कौन करता है भाई, ये सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। पूरा गांव के गांव बोल देंगे कि हमारा सारा का सारा पूरा गांव के लोग बोलेंगे कि हमारा पूरा विलेज जो है ना, सबके यहाँ, हमारे यहाँ टैप वाटर पहुँच गया है। और ये किस मिशन के अंदर होता है, जल जीवन मिशन के अंदर है। इस मिशन में क्या किया गया, 2019 में मिशन आया था अगस्त में, और इसमें बोला है कि अगले 5 साल में 2024 तक हम हर गांव के हर घर में टैप वाटर पहुंचा देंगे, जो नल का पानी होता है, जिसमें 55 लीटर हर पर पर्सन वहां पे पानी पहुंचाया जाएगा हर गांव के घर को। किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। डिपार्टमेंट कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। और ये तो है पहला डिस्ट्रिक्ट, लेकिन आपसे पूछेगा पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य है गोवा। पहला यूटी कौन है, तो दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये सब एक हो गया है ना, तो ये पहला केंद्र शासित प्रदेश है, ये है पहला राज्य, ठीक है ना। और नो वन इज लेफ्ट आउट, ये मेन मोटो है, याद रखिए। गोवा बन गया पहला स्टेट, बुरहानपुर पहला जिला है, लेकिन उसके अगले ही महीने में पूरा का पूरा राज्य हो गया, क्योंकि ये छोटा है ना, ठीक है। अब स्माइल 75 स्कीम है। फुल फॉर्म अगर याद है तो भी आप कर लोगे। ये डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए नाम है, फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल। ऐसे इंडिविजुअल जो जिनको थोड़ा अलग थलग रहा जाता है, फॉर लाइवलीहुड मतलब इनका आजीविका, और एंटरप्राइज, इन दोनों को के बारे में सपोर्ट करना। तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री तो समझना आसान है। और ये किन की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग जो बेगिंग करते हैं, जो भीख मांगते हैं, जिनकी मजबूरी है भीख मांगते हैं,
तो सिटी और टाउन को, म्यूनसिपालिटी एरिया को बेगिंग फ्री बनाना, ऐसा नहीं कि इनको भगाना है भाई, नहीं, इनका आप एम्पावर करो, इनको लाइवलीहुड दो, इनको इंटरप्राइज इनको पकड़ाओ, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट होगी। ये 75 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को पकड़ा है, जिसमें स्माइल 75 इनिशिएटिव करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है अबाउट नाइट सफारी। देश में पहला नाइट सफारी बना। नाइट सफारी का सिंपल मतलब है कि रात में जानवर को ऐसा लाइट ना दो कि जानवर परेशान हो जाए। तो जानवर को आर्टिफिशियल लाइट नहीं देना है, नेचुरल लाइट से जानवर को रोशनी मिलनी चाहिए। तो ऐसा को कहाँ पे बन रहा है? पहली बार बन रहा है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, कुकरैल फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है ना। इससे इको टूरिज्म प्रमोट होगा और सिंगापुर का जो नाइट सफारी है ना, उससे इंस्पायर है ये प्रोजेक्ट, और इसको प्रपोजल को अप्रूव कर दिया गया। नेक्स्ट स्कीम है श्रेष्ठ स्कीम। इस स्कीम में क्या होगा, जो बच्चे एससी कम्युनिटी है उनको हाई स्कूल में पढ़ाया जाएगा, रेसिडेंशियल एजुकेशन दिया जाएगा, मतलब हॉस्टल में रख के पढ़ाया जाएगा, ताकि उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव हो, ठीक है ना। बेस्ट चिल्ड्रन इन द बेस्ट प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल, ठीक है ना। और इसको गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, श्रेष्ठ स्कीम है। ऑब्वियसली मिनिस्ट्री तो ऐसे काम सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ही करती है, ठीक है। और ये 9th से 11th स्टैंडर्ड में है, और वैसे SC स्टूडेंट इसमें रहेंगे जिसकी पेरेंटल इनकम 2.5 लाख से कम है। नीति आयोग ने ऐसे आइडेंटिफाई किया है 177 प्राइवेट स्कूल, और एक इसी एकेडमिक ईयर में चालू हो रही है। नेशनल है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। ई गवर्नेंस में कौन अच्छा काम करता है उसके लिए रिपोर्ट निकालती है। कौन सी मिनिस्ट्री है या रिलीज करती है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पर्सनल, ठीक है ना। तो रिपोर्ट निकाला गया, रिपोर्ट 2021 में निकाला गया। 2021 का रिपोर्ट है, लेकिन निकाला कब गया? 2022 में। सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में। किस पे बेस्ड है? जो UNDESA का ई गवर्नेंस सर्वे है ना, सर्विस इंडेक्स, बेसिकली UN ई गवर्नेंस सर्वे है कंट्री के लिए, उसी पे। ये बाई एनुअल होता है, मतलब हर 2 साल में एक बार निकाला जाता है, स्टेट को रैंक देते हैं। तो यहाँ पे देखो केरला को टॉप कराया गया, यूटी में जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट में मेघालय और नागालैंड कंप्लायंस किया है 90% असेसमेंट पैरामीटर पे। उसके बाद कई स्टेट है कि वो 85% से ज़्यादा परफॉर्मेंस किया है, और ये भी इम्प्रूव किया, ये भी बात है देखिए। उसके बाद नेक्स्ट है CISS एप्लीकेशन। CISS का फुल फॉर्म देखो, चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिचुएशन। जो बच्चे रोड पे रहते हैं उनकी सिचुएशन से रिलेटेड एक एप्लीकेशन है। ये किसने निकाला है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। और पोर्टल को लॉन्च किसके अंदर किया गया है? बाल स्वराज पोर्टल है ना, बाल स्वराज पोर्टल, उसके अंदर किया गया है, ताकि रिहैबिलिटेशन किया जा सके। जो बच्चे सड़क पे रहे उनका रिहैबिलिटेशन किया जा सके, उनको पढ़ाया लिखाया जा सके, ठीक है। रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा ताकि उसका केयर कर सके और प्रोटेक्शन कर सके। उसके नेक्स्ट है CDS अमेंडेड सर्विस रूल्स फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है ना। मतलब कि रूल में थोड़ा थोड़ा बदलाव में अमेंडमेंट किया गया, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है, ताकि इनसे रिलेटेड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ CDS। अब CDS के जो अपॉइंटमेंट है ना, उससे रिलेटेड उसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया गया है। सबसे पहले अभी तक कैसा प्लान है वो देख लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या था? प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि एक पोस्ट होंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। इसमें क्या होता था? सबसे पहले देखो, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, इन्होंने डिसीजन लिया कि क्रिएट करेंगे पोस्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये डायरेक्ट किसको? पॉलिटिकल लीडर होता है ना, उससे डायरेक्ट, मान लो तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, इन तीनों का एक पक्ष रखेगी, जो भी पॉइंट होगा डायरेक्टली बताएगी। तो पॉलिटिकल लीडर को अलग अलग नहीं पूछना पड़ेगा,
तो ज़्यादा इंटीग्रेशन रहेगा, ठीक है ना। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ना, वही होंगे पता है, परमानेंट ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, परमानेंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। उसके अलावा प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होंगे रक्षा मंत्री को डायरेक्टली। तो ये ट्राई सर्विस, जो तीनों सर्विस है ना, उसके मैटर को डायरेक्टली मंत्री लोगों तक पहुंचा देंगे। पहले सीडीएस कौन बने थे? लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे 2020 में, नहीं सॉरी 8 दिसंबर 2021 में। इस समय तो बने ही थे, चॉपर क्रैश में, ठीक है ना, शहीद हो गए थे। उसका अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ बदलाव किया गया है, कुछ बदलाव किया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। कोई ऑफिसर जो लेफ्टिनेंट जनरल के पोस्ट पे होंगे या जनरल के पोस्ट पे होंगे, या ऑफिसर जो रिटायर हो चुके हैं रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल, लेकिन अभी वो 62 ईयर के नहीं हुए हैं, 62 के नहीं हुए हैं, तो वो सीडीएस के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। याद रखें, सीडीएस के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। एज लिमिट सीडीएस की क्या बढ़ा के कर दी गई है? 65, ठीक। लेकिन कोई फिक्स टेन्योर डिफाइन नहीं है, जैसे सर्विस चीफ की होती है, जैसे तीनों सर्विस चीफ की होती है ना, वैसे इनका टेन्योर कोई डिफाइन नहीं है। सर्विस चीफ की होती है कि टेन्योर, जैसे आर्मी के चीफ की होती है 62 साल। तो सिमिलर अमेंडमेंट तीनों में किया गया, नेवी में, एयरफोर्स में और आर्म वाले में, ठीक है। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर डेलिमिटेशन कमीशन का फाइनल रिपोर्ट आया है। तो जम्मू एंड कश्मीर डेलिमिटेशन सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट। किसके द्वारा हेड किया गया था डेलिमिटेशन कमेटी? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस है, जज है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। एक्स ऑफिशियो मेंबर और भी थे, लाइक सुशील चंद्र जी, के शर्मा जी, और ये सब थे। और यहाँ पे देखो, डेलिमिटेशन कमीशन में क्या होता है कि ये एरिया है ना, मान लो ये यूटी है जम्मू कश्मीर, इसको विभाजित करना है पॉपुलेशन के हिसाब से डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी में, मतलब मिनी कंस्टिट्यूएंसी में। तो अभी जो पहले जो सीट नंबर था 83 था, अब 90 हो गया, जिसमें 83 जम्मू रीजन में, 47 कश्मीर रीजन में, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, जिसमें अभी तक जो हमारा बाकी डेलिमिटेशन कमीशन बैठता था, वो कौन से पॉपुलेशन को ले रहा था? 1971 वाले पॉपुलेशन के ले रहा था। लेकिन इसने किस पॉपुलेशन को यूज किया है? किस सेंसस के पॉपुलेशन के? 2011 के, ठीक है ना, अंडर जो प्रोविजन है जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट और प्रोविजन ऑफ डेलिमिटेशन एक्ट, ठीक है ना, इसको यूज किया है। ये इंपॉर्टेंट है कि किस पॉपुलेशन को यूज किया है, तो 2011 वाला। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज ने अप्रूव किया कि भाई इसको कंटिन्यू रखने देते हैं, ठीक है ना, इसको कंटिन्यू रखने देते हैं। द स्कीम वॉज अप्रूव फॉर कंटिन्यूएशन ओवर 15 फाइनेंस कमीशन साइकिल फॉर 5 ईयर। 5 साल के लिए 15 फाइनेंस कमीशन का जब तक साइकिल चल रहा है ना, तब तक चलने रहने देते हैं। और ये आया कब था? 2008 में। 2 स्कीम को मर्ज करके बना था। 2 स्कीम कौन है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, एक रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। मिनिस्ट्री कौन है? तो हमने देख लिया। आउटले इस स्कीम का कितना है? ऑब्जेक्टिव क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करना, और थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज इज नॉन फार्म सेक्टर फॉर रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया। और इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है, जो सेक्स वर्कर होते हैं ना, सेक्स वर्क को एज ए प्रोफेशन डिक्लेयर किया है। तो हुआ क्या कि अभी तक, क्योंकि इनका कंडीशन बहुत खराब था और इनको सुप्रीम कोर्ट को पता है कि डिग्निटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ सबको मिलना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल पावर होता है ना कि किसी भी केस को, किसी भी मैटर को आर्टिकल 142 के अंदर उस पर अपना कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी मैटर। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी रिकॉग्नाइज किया था सेक्स वर्क को एज ए इनफॉर्मल वर्कर। और आर्टिकल 21 बोलता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिलनी चाहिए, चाहे किसी को हो, चाहे सिटीजन हो, नॉट सिटीजन हो। तो इसमें से मे भी सिटीजन होते हैं मेजॉरिटी, ठीक है।
और सेक्स वर्कर को भी इंटाइटल किया जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा अंडर लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पे बन रहा है? इन गुजरात, ठीक है ना। और फाउंडेशन स्टोन कौन डाला, किसके द्वारा डाला गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2022 में। किसके कोलैबोरेशन पे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन से, जामनगर गुजरात में। इस सेंटर का नाम क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, ठीक है। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है उसके पोटेंशियल को इम्प्रूव करना और एविडेंस बेस्ड रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इन सब पे बात करते हैं। और ये जो है ना ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये सपोर्ट करेगा जो और इम्प्लीमेंट करेगा WHO का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटजी है ना उसको। केरला बना है फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग, ठीक है। तो ये कैसे होता है? सिंपल समझो ना, जितना आप कार्बन का यूज कर रहे हो उतना आप कार्बन को सेव कर ले रहे हो। मान लो आप यूज करते हो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, कार्बन ही नहीं जनरेट हो रहा है। एफॉरेस्टेशन करते हो, कार्बन सिंक तैयार करते हो। इन सब से जितना पेड़ पौधे को उगाने में जितना कार्बन जनरेट हुआ उतना तो आपने एब्जॉर्ब्स करने वाली सिस्टम बना ली, लाइक सिंक बना लिया। तो इसी को बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल। तो केरला पहला स्टेट बना है, ठीक है। सागर परिक्रमा, सागर परिक्रमा, आपको नहीं लगता कि जो फिशिंग कम्युनिटी है या जो और भी फिशरमैन है वो एक प्रकार से सैनिक की तरह काम करते हैं कि नहीं? तो आपको नहीं लगता अगर फिशिंग कम्युनिटी बहुत सारे हमारे सी में एक्टिव नहीं रहते, कोस्टल एरिया में एक्टिव नहीं रहते, बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप और आ सकते थे, जैसे एक बारी आया था, तो इसे और भी केस हो सकता था। तो आप इसको आप बोल सकते हो, इनको फ्रीडम फाइटर बोल सकते हैं, मतलब इनको फ्रीडम फाइटर भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इनको सैनिक बोल सकते हैं। तो सैनिक है, लेकिन इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए इनको रिकॉग्निशन कैसे मिलेगी? सरकार कुछ ऐसा करेगी तब ना रिकॉग्निशन मिलेगी। तो सरकार जब 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव है उस समय सागर परिक्रमा प्रोग्राम चला रही। शुरुआत कहाँ से की? गुजरात से, ठीक है ना। हमारे टोटल कोस्ट लाइन लेंथ कितना है? 7516 किलोमीटर है। 9 मैरीटाइम स्टेट और 4 यूटी है, ठीक है। और ये शुरुआत हुई गुजरात से, लेकिन पूरे कोस्ट में चलेगी, जिससे फिशरमैन कम्युनिटी से इंटरेक्ट करना, उनको समझाना, उनसे इनपुट लेना, सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? पेसर इनिशिएटिव है। पेसर इनिशिएटिव क्या है? देखो, अर्थ का वो सिस्टम, अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे बर्फ हमेशा जमा ही रहता है, तो हम बोल सकते हैं क्रायोस्फीयर उसको बोलते हैं। क्रायोस्फीयर ऐसा पार्ट होता है जो बिल्कुल फ्रोजन पार्ट होता है, फ्रोजन वाटर पार्ट होता है अर्थ का, ठीक है ना। इससे आपको पोलर साइंस की मदद से आपको बहुत कुछ यूज करने में मदद मिलेगा, बहुत आपको इनसाइट पता चलेगा, पोलर साइंस के बारे में पता चलेगा, क्रायोस्फीयर सिस्टम के बारे में पता चलेगा। और ये सब कैसे करेंगे? जब स्पेशल एम्फेसिस देंगे हम लोग अंटार्कटिक, आर्कटिक और ग्लेशियर ऑफ द हिमालय पे। और ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है। और 2021 से 26 के बीच स्कीम चलेगा ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। सबसे पहले मिशन इंद्रधनुष समझ लेते हैं। ये 2014 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। मेन एम क्या था कि जो या तो पार्शली या अनवैक्सीनेटेड वुमेन या बच्चे हैं ना, बहुत सारी बीमारी होती है, उससे पार्शियली या तो उनको 1-2 वैक्सीन पड़ा है और नहीं पड़ा है, या अनवैक्सीनेटेड है, ठीक है ना। और खासकर हाई रिस्क और हार्ड टू रीच एरिया में, ऐसे एरिया मान लो बहुत अंदर गांव में है, नहीं पहुंच पाते वहाँ वैक्सीनेशन, शहर से बहुत दूर है, तो इसे चिल्ड्रन और वुमेन को वैक्सीन देके आप ऐसे डिजीज से बचाने लेना जो प्रिवेंटेबल डिजीज है। तो इसी का चौथा फेज चालू है। देखो ये फेज एक्चुअली स्टार्ट कैसे करते हैं, और भी ज़्यादा डेप्थ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि और इनसाइड पहुंचे और बीमारियों को ऐड करें उसमें, मतलब और बीमारी से रिलेटेड वैक्सीन को ऐड करें। तो अभी बहुत सारे, शुरुआत में तो कुछ 4-5 वैक्सीन था, अभी बहुत ज़्यादा बीमारी, डाइपेथेरिया, वुफिंग कफ,
हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप न्यूमोनिया। तो अब ऐसे नहीं कि पूछा जाएगा, ठीक है ना। और ये 4th मिशन है वो शुरू कब हुआ, 2022 में 7 फरवरी। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है प्रोग्राम, तो हमने देख लिया, ठीक है ना। मेन इसके उससे क्वेश्चन आएगा, बैकग्राउंड वाले न्यूज से। उजाला स्कीम का 7 साल पूरा हो गया। कौन सी मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। देखो उज्ज्वला उजाला में अंतर है, उज्ज्वला रिलेटेड है गैस सिलेंडर वाला, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, एलईडी लाइट दिया जाता है, एलईडी लाइट दिया जाता है, ठीक है ना। और एलईडी लाइट सस्ते रेट पे दिया जाता है, जिसको फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति फॉर अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। ये 2015 में 5 जनवरी को शुरू किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। एलईडी बल्ब को डिस्क्राइब करते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रकाश पथ यानी द वे ऑफ लाइट। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इंपॉर्टेंट है EESL, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2021 में हुआ, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। देखो DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल वाला जो नहीं है मिनिस्ट्री, उसके अंदर आता है। और MIT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो टेक्नोलॉजी वाली है वो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हो गया। कौन सा स्टेट एसोसिएट करे, तेलंगाना। और क्योंकि ये हैदराबाद में हो रहा है तो ऑब्वियसली हैदराबाद डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया। पर्पस क्या है, इफेक्टिव गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को अचीव करना। थीम क्या है, इंडिया ट्रेचेड डिजिटल कॉन्फ्रेंस इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। और हैदराबाद डिक्लेरेशन क्या है, टू ब्रिंग सिटीजन एंड गवर्नेंस क्लोजर थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। मन की बात होती है ना मोदी जी की। Adoption of e-office version 7.0 by all ministry and department transforms citizen service through use of technology, making India as a global hub of technology, ठीक है। 33rd एलिफेंट रिजर्व टू कम अप इन द उत्तर प्रदेश। एलिफेंट रिजर्व 33वां, इंडिया का 33वां उत्तर प्रदेश में बन रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, NOD दिया गया तराई एलिफेंट रिजर्व को, जो कि दुधवा पीलीभीत रीजन में है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना तराई एलिफेंट रिजर्व में 4 वाइल्ड स्पीसीज है, टाइगर, एशियन एलिफेंट, स्वैम्प डियर, वन हैंड राइनो। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, ये 1992 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ताकि एलिफेंट का प्रोटेक्ट किया जाए। सिर्फ एलिफेंट का नहीं, एलिफेंट के हैबिटेट का, एलिफेंट के कॉरिडोर का। सबसे ज़्यादा एलिफेंट कहाँ पे, कर्नाटका में है, उसके बाद आसाम में है, फिर केरला में है, अकॉर्डिंग टू एलिफेंट सेंसस 2017। इनिशिएटिव क्या है, एक एलिफेंट का एक है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, माइक, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, ठीक है ना। ये इंटरनेशनल एफर्ट है कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट इन एशिया और अफ्रीका रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, PM किसान सम्मान सम्मेलन, PM किसान सम्मान सम्मेलन। देखो प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन हुआ 2022 में। सबसे पहले समझो, इंडिया फर्टिलाइजर का लार्जेस्ट इंपोर्टर है और सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। कंज्यूम में सबसे, खर्च करने में सेकेंड लार्जेस्ट, लेकिन खरीदने में सबसे बड़ा, ठीक है ना। तो ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। इनागुरेट हुआ 2022 में 10 अक्टूबर को PM मोदी जी के द्वारा। और वो चाहते क्या है कि जो सारा हमारे यहाँ फर्टिलाइजर है ना, वो एक ब्रांड से आए, चाहे भारत ब्रांड से आए तो भारत यूरिया, भारत DAP, भारत NPK, ये सब वन नेशन वर्ल्ड फर्टिलाइजर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना। अभी देखा कि एक एलिफेंट रिजर्व उत्तर प्रदेश में बना है 33वां। ये 53rd टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे, पूरे इंडिया में। उत्तर प्रदेश में कैमा, चौथा। क्या नाम है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। और ये फाउंड कब किया गया, कब फाउंडेशन स्टोन रखा गया इसका, 1977 में। और ये किस रीजन में आते हैं, बुंदेलखंड रीजन का पहला रिजर्व है। अदर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का कौन है, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़, ठीक है ना। अमनगढ़ क्या है, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ना, उसी का बफर वाला पार्ट है, उसका छोटा सा पार्ट है।
अब कुछ शॉर्ट में न्यूज है, देख लेते हैं कौन कौन है। इतना है शॉर्ट में। एक सेकेंड, तो शॉर्ट वाले का हम एक अलग वीडियो में रखें, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कोई भी डाउट हो ना तो आप इस पे मैसेज करना 9582062485। ठीक है, कोई कोर्स से रिलेटेड आपको कुछ भी पता करना है तो इसी नंबर पर मैसेज करना। थैंक यू।